नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बातचीत करेंगे एक खास विषय और खास मुद्दे पर। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दिन में ये काफी चर्चित हो रहा है। ये कफ सिरप बच्चों के लिए कितना घातक हो गया है और क्या कफ सिरप जरूरी है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऑर्किड मेडिकल सेंटर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत कुमार जी। नमस्कार, स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग इसी सवाल पे लेंगे कि आखिर ये कफ सिरप को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है सर? कफ सिरप जो है, क्योंकि अपने यहाँ पे मौसम बदलता रहता है। मानसून जो है इस बार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी सर्दी गर्मी होती रहती है, तो हमारे जो बच्चे होते हैं खासकर इन चीजों से अफेक्ट होते हैं और उनको खांसी होती रहती है, जिसके लिए डॉक्टर्स कफ सिरप एडवाइस करते हैं। बट अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसमें बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए सर एक चीज और हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, इसकी वजह क्या है और क्या आप मानते हैं इसकी? जी, कफ सिरप में हम लोग, क्योंकि दवाइयां जो होती है कड़वी होती है और बच्चों को जो हमें देना रहता है मीठी दवाइयां देनी रहती है, तो कई बार फार्मा कंपनीज जो होती हैं एक सस्ता ऑप्शन ऑप्ट आउट करती है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक सॉल्वेंट है जिसमें कफ सिरप के कंपोनेंट जो हैं उसको डाइल्यूट किया जाता है और ये काफी मीठा टेस्ट रहता है, बट ये साथ ही साथ काफी घातक रहता है। अगर कुछ मात्रा से ज्यादा अगर इसमें डाल दिया जाए, ये बच्चों के गुर्दों पे काफी बुरा असर करता है और उनकी जान भी जा सकती है इससे। तो क्या ये मौत की वजह ये है या कुछ और भी वजह हो सकती है? नहीं, प्राइमरी तो यही वजह है, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों का किडनी डैमेज हुआ है। कफ सिरप लेने के अगले दिन ही किडनी डैमेज हो गया और उनकी सांसें रुक गई। दूसरी वजह भी होती है, लाइक कुछ दवाइयां जो रहती है बिलो 5 इयर्स रिकमेंडेड नहीं रहती हैं और वो अगर बच्चे ले लें तो उनके सांस रुकने का खतरा भी होता है। एक तो ये जानना चाहेंगे कि मुझे जहां तक पता है कि कफ सिरप के प्रकार भी होते हैं, तो ये कौन कौन से कफ सिरप, जैसे हम लोग तो जानते हैं कि सूखी खांसी के लिए अलग कफ सिरप और बलगम निकालने के लिए अलग सिरप होती है, तो वो थोड़ा प्रकार हम लोगों को बता। खांसी में हम लोग बेसिकली जो सामान्य भाषा में बोली जाए तो 2 तरह की खांसी समझते हैं हम लोग, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। तो यूजुअली जो सूखी खांसी रहती है वो सेल्फ लिमिटिंग रहती है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में ड्राई हैकिंग कफ भी बोलते हैं। इस खांसी में हमें कोई कफ सिरप देने की जरूरत नहीं रहती है। और गीली खांसी रहती है जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, कफ निकालने में असक्षम रहते हैं और साथ ही अगर छाती में कंजेशन ज्यादा हो जाती है तो ये डॉक्टर के सलाह और एग्जामिनेशन के बगैर देना काफी दिक्कत वाली चीजें रहती है। जी, तो हम जहां तक मुझे जानकारी, जो नई गाइडलाइन आई है भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो सूखी खांसी है मतलब उसको बाहर निकालने के लिए शायद जो कॉम्बिनेशन का जो केमिकल का यूज किया था उस पे शायद पाबंदी है या कुछ जी। जो सूखी खांसी के लिए 2 तरह की दवाइयां होती है, क्लोरफेनिरामिन और फिनाइलेफ्रिन। इस पे पहले से ही बैन लगा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन वाली दवा भारत सरकार के द्वारा बैन की गई है, बट हमारे यहाँ पे ये अभी भी धड़ल्ले से मिलती है, ओवर द काउंटर भी बिकती हैं दवाइयां। साथ में डेक्स्ट्रोमेथर्फन एक दवाई है जो कि 5 साल से कम बच्चों में नहीं देना होता, क्योंकि इससे सांस रुकने का खतरा भी बना रहता है खासकर। और कोडीन एंड फोलकोडीन ओपॉइड वाले भी कफ सिरप्स रहते हैं जो कि एडवाइस नहीं है इन सब चीजों में देने का। और मोस्ट ऑफ द खांसी, जो ज्यादातर खांसियां है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। ये मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि कुछ ग्रुप को जिनको कफ सिरप दिया गया, कुछ ग्रुप जिनको कफ सिरप नहीं दिया गया, उनके खांसी में कोई भी अंतर नहीं आया है और वो सामान्य दौर पे जाकर ही खत्म हुए हैं। तो इसमें कोई कफ सिरप का रोल नहीं है। जी, ये जो मामला पूरा आया है, मुझे लगता है डेक्स्ट्रोमेथर्फन पे ही आया है कि शायद इस पे ही मतलब रोक लगना चाहिए। ये इसलिए भी शायद कि निमोनिया की जो बच्चे से पीड़ित जो बच्चे हैं, तो निमोनिया में कफ बाहर निकालने की बात होती है और डेक्स्ट्रोमेथर्फन की दवाई जो है वो दबा देती है, कफ सप्रेसेंट का काम करती है वो। और साथ में जो सॉल्वेंट है डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी एक टॉक्सिक सॉल्वेंट है जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे फार्मा कंपनीज और जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है उनका रेगुलर बेसिस पे वहां पे जांच होती रहनी चाहिए कि कहीं ये चीजें तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। सर एक भारतीय जो हमारी समाज है उसमें एक सोच है कि खांसी मतलब कफ सिरप। आप गांव में भी, कहीं देहात में भी देखेंगे तो खांसी आई तो चलो कफ सिरप ले लेते हैं। तो ये
क्या कफ सिरप का जो हाँ, ये हमारे कल्चर में ही बस चुका है कि अगर खांसी है तो कफ सिरप लेना ही लेना है। और ज्यादातर मरीज जो हैं जो कि डॉक्टर की सलाह के बिना ही जाकर फार्मा दुकान से जाकर ये दवाइयां ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये अवधारणा हमारे मन से निकालनी है कि खांसी है तो हमें कफ सिरप देना ही देना है, क्योंकि खांसी अलग अलग तरह की होती है, उनके रीजंस अलग अलग तरह के रहते हैं, जो कि डॉक्टर्स द्वारा देखकर ही जांच किए बिना नहीं देना चाहिए कभी भी। जी। सर, एक तो जो गाइडलाइन है उस पे हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइन के बारे में आप बता दें हमारे दर्शकों को कि क्या गाइडलाइन में क्या कहा गया है, क्या सतर्कता बरतनी जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, इसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 2 साल से कम बच्चों में हमें कफ सिरप यूज नहीं करना है। चाहे जैसे भी खांसी रहे, अगर डॉक्टर्स देख रहे हैं उन्हें लग रहा है तो कफ सप्रेसेंट तो कभी नहीं यूज करेंगे। और अगर गीली खांसी है, जकड़न वाली खांसी है, तो उसमें वो डॉक्टर देखकर अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, जिसमें लीवोसैल्बुटामोल वगैरह रहते हैं। और 2 से 5 साल के बच्चों में जो खांसी होती है वो अंडर द मेडिकल सुपरविजन ही कफ सिरप एडवाइज है, नहीं तो ज्यादातर 90% केसेस में कफ सिरप नहीं रिक्वायर्ड है। जी। एक तो हम लोगों ने गाइडलाइन दिया, आपके पेडियाट्रिक एसोसिएशंस में भी हो सकता है ये गाइडलाइन को प्रचार प्रसार किया गया हो, तो आप लोग भी नहीं लिखेंगे बिल्कुल, हाँ। लेकिन ओवर द काउंटर जो दवा दुकान है उस पे हम लोग कैसे लगाम लगा पाएंगे सर? इसके लिए तो हमारे सरकार को ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो भी परचेजिंग होती है दवा दुकान की और बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई भी दवा डिस्पेंस नहीं होना चाहिए। आइडियली बड़े बड़े शहरों में ये चीजें देखी जाती है, बट गांव में, देहात में और हमारे सारे शहरों में भी ये चीजें नहीं फॉलो होती है स्ट्रिक्टली। तो इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को और उनके विभाग को इसके लिए सुपरवाइज करते रहना होगा। सर, एक बात लोगों के मन में रहता है कि जैसे बड़ी ब्रांड की जो दवाएं हैं वो ठीक होंगी, जो जेनरिक दवाएं यानी कि छोटी ब्रांड की दवाएं जो हैं वो शायद उतना मानकों के अनुरूप नहीं होंगी। तो क्या ये जो आपने जो बताया, जो रसायन जो मीठी करने के लिए जो होता है, क्या इसमें सर मतलब वो मानक को पूरा किया जाता है? क्योंकि बाजार में तो धड़ल्ले से कफ सिरप बिक रहा है सर। जी, ये जेनरिक दवा और बड़े ब्रांड की दवा में डिफरेंसेस यूजुअली नहीं होते हैं अगर उनको गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाए, क्योंकि मापदंड सब दवाइयों के लिए सेम बनाया गया। ऐसा नहीं बनाया गया भारत सरकार के द्वारा कि जेनरिक में हम कम दवा यूज करेंगे और टॉक्सिन्स का यूज ज्यादा करेंगे। तो यही बात है कि अगर हम लोग रेगुलराइज करते रहें अपने गाइडलाइंस को और मॉनिटर करते रहें तो ये चीजें नहीं आएंगी। बट कई बार ये देखा जाता है कि कुछ कंपनीज के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है और इसकी वजह से ये सारी दुखद घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हम तो देखते आए हैं कि जब इतनी बड़ी फार्मा कंपनी नहीं थी, जो मेडिकल का या दवाओं का इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था, इतना बाजार नहीं था, उस समय घर में घरेलू चीजों का उपयोग होता था। तो आपको क्या लगता है कि उन घरेलू चीजों से इन छोटे बच्चों को हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, खुद से ठीक होने वाली बीमारी है, हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ करना होता है। तो घरेलू उपचार लाइक शहद हो गया, अदरक हो गया, गर्म पानी का सेवन करना हो गया, भाप लेना हो गया, हाइड्रेशन मेंटेन करना हो गया, इन सब चीजों से ही बच्चे को 60 to 70% आराम मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर, एक चीज है ये इस नई गाइडलाइन से कि डॉक्टरों का हाथ भी बढ़ गया है, तो एक बड़ी चुनौती है इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए आप लोग वो बड़ी चुनौती के बीच हम कैसे उसका जो रास्ता खोज पाएंगे? चुनौती तो ऐसे नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो गाइडलाइंस है हमें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट करना रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पेशेंट के डिमांड पे हम कफ सिरप लिख दें। इस चीज को हमें पेशेंट्स को कन्विंस करना होगा कि कफ सिरप है बट ये खुद से ठीक हो जाएगा, कुछ दवाइयां दे रहे हैं जिससे आपका इन्फेक्शन कम होगा तो खांसी खुद भी ही ठीक हो जाएगा। बस हमें हाइड्रेशन मेंटेन करने की जरूरत है और कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने की जरूरत है। चलते चलते हम लास्ट अंत में एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि मौसम तो बदल रहा है सर, ये सामान्य सर्दी खांसी बुखार आम बात है, ऐसे में हम लोग मतलब इन जो मौसमी बीमारी से अपने बच्चों को कैसे बचा पाए, इसके बारे में कुछ सुना।
हाँ, तो बदलते मौसम के लिए पहला है कि अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना जरूरी है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कुछ भी चेंजेस होंगे तो बच्चे बीमार पड़ते रहेंगे। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है सभी बच्चों को, वो टीकाकरण टाइम पे लेते रहेंगे। और साथ में एक फ्लू वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि भारत सरकार से नहीं मिलती है बट बाहर में ये अवेलेबल है, डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है ये। इससे जो सर्दी खांसी की आम बीमारियां हैं वो कंट्रोल होती है। दूसरा है बच्चे का आहार पौष्टिक करके रखेंगे ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से मेंटेन रहे, और कुछ सावधानियां बरतेंगे, जैसे कि बच्चे बारिश में ना खेले, गंदगी से बचा के रखें, और अगर मौसम ठंडा हो रहा है तो गर्म कपड़ों का यूज करें। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी से हमें ये जो कफ सिरप पे जो मामला चल रहा है इसको उन्होंने बताया, सरल तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि ये 2 साल के या 5 साल के बच्चों का जो खांसी की समस्या है वो बिना कफ सिरप के भी ठीक हो सकती है। बस हमें उसके बच्चों की इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़िया करना है, यानी हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बेहतर इम्यूनिटी के लिए बेहतर और पौष्टिक खाना दे। अगले अंक में हम फिर एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।